अब आते हैं देश की बहस के मुद्दे के। आज आपने कौन से मुद्दे को चुना है? आपको पता है देश की बहस में हम उसी मुद्दे पर बहस करते हैं जिसको आप लोग चुनते हैं। आज जो 3 मुद्दे हमने आपको दिए थे वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं। आज का मुद्दा बंगाल से जुड़ा हुआ है। बंगाल में आज ममता बनर्जी कैबिनेट के 2 मंत्रियों को अरेस्ट किया गया, 2 पूर्व मंत्रियों को भी अरेस्ट किया गया और एक पूर्व मेयर उनको भी अरेस्ट किया गया। ये अरेस्ट नारदा घोटाले से जुड़े मामले में हुई थी। ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ सीबीआई के दफ्तर के अंदर धरना दिया। देर शाम चारों नेताओं को जमानत मिल गई। इसी पर हमारी आज की बहस है, बंगाल की राजनीति में नया तूफान कैसे आया। सवाल यह है कि 2014 का यह मामला था जब नारदा का घोटाला सामने आया था और नारदा के घोटाले में कथित तौर पर यह आरोप लगा था कि एक वेबसाइट ने टीएमसी के नेताओं जैसे लोगों को पैसे लेते हुए दिखाया था और उसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने बकायदा इस मामले की जांच को सीबीआई को सौंपा था। एक पिटीशन लगी थी कोलकाता हाई कोर्ट में जिसके आधार पर सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई जांच में आज 4 नेताओं को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद खुद ममता बनर्जी धरने पर सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंच गई, जो कि रीजनल हेडक्वार्टर है कोलकाता के अंदर, निजाम हाउस के अंदर। वो वहां पर 6 घंटे बैठी रही। उन्होंने चुनौती दी सीबीआई को कि जैसे आपने मेरे नेताओं को गिरफ्तार किया है वैसे मुझे भी गिरफ्तार करें। ममता बनर्जी की इस चुनौती के बीच टीएमसी के कार्यकर्ता जो निजाम हाउस है, सीबीआई का दफ्तर, वहां पर जमा हो गए। हल्का लाठीचार्ज भी वहां पर करना पड़ा और जो सुरक्षा बल वहां पर लगे हुए थे उनके साथ कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई, पत्थरबाजी भी वहां पर हुई। ऐसे में सवाल बड़ा यहां पर खड़ा हो गया है, क्या भारतीय जनता पार्टी सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है? यह आरोप टीएमसी ने लगाया है। सवाल यह है कि क्या बंगाल की हार बीजेपी पचा नहीं पा रही है जैसे टीएमसी के नेता दावा कर रहे हैं? ऐसे में क्या सीबीआई के इस पूरी की पूरी कार्रवाई को राजनीतिक चश्मे से देखा जाना चाहिए? इस पर बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज का अपडेट। एक तरफ सीबीआई दफ्तर में टीएमसी के नेताओं, विधायकों और राज्य के मंत्रियों से पूछताछ, तो दूसरी तरफ टीएमसी कार्यकर्ताओं का सीबीआई दफ्तर के बाहर पथराव और हंगामा। इतना ही नहीं, तमतमाती ममता दीदी एक बार फिर गिरफ्तार हुए अपने नेताओं के समर्थन में मैदान में उतर आई हैं, जबकि सीबीआई इन सभी पर नारदा स्टिंग केस के तहत शिकंजा कसा है। सीबीआई ने सूबे के मंत्री फरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चटर्जी को गिरफ्तार किया था। चारों नेताओं को 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत मिल गई। नारदा स्टिंग केस में गिरफ्तारी से भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर राजनीति तेज है, मगर चुनाव के बाद से बंगाल के हालात ठीक नहीं है। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हत्या और हिंसा प्रभावित इलाकों के दौरे पर भी थे। अब राज्यपाल ने ममता सरकार को ट्वीट कर राजधर्म निभाने की नसीहत दी है, जबकि बीजेपी सत्ताधारी पार्टी के रवैये पर हमलावर है। तृणमूल कांग्रेस बोल रहा है प्रतिहिंसामूलक राजनीति। कौन लोग बोल रहा है? जो लोग चुनाव जीतने के बाद लाखों बीजेपी कार्यकर्ता को बेघर कर दिया। देश की बहस में चर्चा है कि पश्चिम बंगाल में नई नई सरकार आई है, लेकिन चुनाव से पहले और चुनाव के बाद हिंसा का दौर जारी है। आज हुई गिरफ्तारियों पर हिंसा और पथराव की घटनाएं सामने आई हैं। ताउते तूफान तो थम जाएगा, लेकिन बंगाल में सियासी तूफान कब शांत होगा, यही आज का बड़ा मुद्दा है। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल क्या है, ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से देख लेते हैं। हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है। आपको पता है जवाब कैसे दिया जाता है। आज का सवाल हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाऊं, तब तक मैं अपने पूरे पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जुड़ गए हैं। मेरे साथ पीके अग्रवाल, फॉर्मर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल के जुड़ गए हैं। मेरे साथ फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह जी जुड़ गए हैं। मेरे साथ बीजेपी से राजीव जेटली और लेफ्ट से विवेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। क्या सीबीआई की कार्रवाई पर राजनीति करना उचित है? यह हमारा सवाल है। हाँ या नहीं में आप जवाब दे सकते हैं और आप जानते हैं जवाब कैसे देना है। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर भी जा सकते हैं और फेसबुक पेज पर भी जाकर जवाब दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर कार्यक्रम के बारे में आपका कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। सीधे सबसे पहले चलता हूं बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी के पास। राजीव जी, आप पर आरोप यह लग रहा है
कि बीजेपी अपनी हार पचा नहीं पा रही है, इसीलिए आप सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, आरोप लगा रहे हैं आपके राजनीतिक विरोधी। सीबीआई के लिए आप बोल रहे हैं कि सीबीआई ने जिन लोगों को स्टिंग ऑपरेशन में जिनके नाम आए थे या जिनकी तस्वीर आई थी या जिनका वीडियो आया था उनको पकड़ने पर भारतीय जनता पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है? क्या ये टीएमसी कह रही है कि सीबीआई जो काम कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कर रही है? क्या ममता बनर्जी जो वहाँ पर धरना करने गई हैं अपने लोगों के लिए, अपने विधायकों के लिए या अपने लोगों के लिए, वो धरना उचित था? क्या सीबीआई के दफ्तर के बाहर जाकर के इस बात के लिए धरना करना कि ये लोग जो स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे पैसे लेते हुए, इनको छोड़ दिया जाए? क्या एक मुख्यमंत्री के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी सीबीआई के अधिकारी को बोले क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं बाहर देखिए कितनी भीड़ लेके आई हूँ कोविड में, मैं वहाँ जनता को मरवा रही हूँ, जनता के जो जान है उनको मैं आफत में डाल रही हूँ और मेरे लोगों को छोड़ दिया जाए? क्या मुख्यमंत्री को शोभा देता है? क्या मुख्यमंत्री ये कहना चाहती हैं कि हाँ, जो मैं कहूँगी मेरे प्रदेश में वही काम होगा? सीबीआई के ऊपर पहले भी शिकंजा 2016, 2017 आपने देखा, वहाँ पर कमिश्नर को बचाने के लिए कि कमिश्नर से इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, तब भी दीदी वहाँ बैठ गई। अरे ये कौन सी परंपरा बना दी है आपने कि मेरा प्रदेश है, मेरे प्रदेश के अंदर मेरे जितने भी विधायक या मंत्री हैं, अगर वो भ्रष्टाचार या सांसद है वो अगर वो भ्रष्टाचार करते हैं तो उसके बारे में मैं निर्धारित करूँगी कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी। देखिए दीदी बहुत सोच सोच के उन्हें बोलना चाहिए। आज उन्होंने अपना पूरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पूरी बंगाल की जनता के सामने रख दिया। अब इल्जाम जो लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि बाकी भी लोग उसके अंदर थे। मैं मानता हूं, क्योंकि इससे प्रश्न उठेगा, इसलिए मैं इसका पहले ही जवाब देना चाहता हूं कि बाकी लोग भी उसके अंदर थे, क्योंकि इसके अंदर टीएमसी के एक एमपी हैं जो सौगता रॉय और एक है अपूर्वा पोडकर, काकोली घोष दस्तीदार और एक प्रसून बनर्जी। ये वो नाम है जिनको अभी सीबीआई ने नहीं बुलाया है। ये टीएमसी के बड़े नेता हैं, ये भी उस स्टिंग ऑपरेशन के अंदर थे। तो किसका नंबर कब लगने वाला है इसका अंदाजा नहीं है। जब जब सीबीआई को उचित लगेगा तब तब बुलाएंगे। ये धरना प्रदर्शन अपने बाकी के सांसद और मंत्रियों को भी सीबीआई इंक्वायरी में भेजने के लिए था या इस बात के लिए था कि पहले ही जवाब दे दिया कि शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय को क्यों नहीं बुलाया गया। ठीक है राजीव जी, आपने पहले ही आरोप पर जवाब दे दिया, जबकि मैंने सवाल नहीं पूछा था। इसको मैं मानूं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इसलिए बोल रहा था। नहीं ये सवाल सीधे आशुतोष के पास चलते हैं। आशुतोष, ये बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी पर यह कहना ठीक है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे? आज इस मुहावरे से भी अलंकृत किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। दीपक, ये तो आप खुद ही कह रहे हैं, तो मेरे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। आपने खुद ही यह बात कह दी, इसलिए मैं इस बात को दोहराऊंगा नहीं। दो बातें हैं जो महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो गवर्नर साहब हैं, और मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के जो गवर्नर साहब हैं, उन्होंने संविधान का खुलेआम उल्लंघन किया है। और खुलेआम उल्लंघन ये, कोई किसी भी गवर्नर को इस बात का अधिकार है ही नहीं कि वो सीबीआई को किसी मंत्री या किसी एमएलए के खिलाफ किसी भी कार्रवाई की अनुमति दे सके। संविधान की धारा 163(2) स्पष्ट तौर पर कहती है कि उनके पास विवेकाधिकार है, लेकिन विवेकाधिकार किन स्थितियों में है वो बहुत स्पष्ट तौर पर संविधान में उल्लेखित है। उसको यहां बताने की जरूरत नहीं है, अन्यथा एक लंबी चौड़ी डिबेट शुरू हो जाएगी। दूसरा, गवर्नर साहब एड एंड एडवाइस एट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते वो, और उनको इस बारे में भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बिल्कुल स्पष्ट है। तो पहली बात यह है कि वहां के जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने गैर संवैधानिक काम किया है, और यह गैर संवैधानिक काम भारत के संवैधानिक इतिहास में लंबे समय तक उनका नाम स्वर्णाक्षरों में नहीं बल्कि शायद काले अक्षरों में लिखा जाएगा। और जब इतिहास लिखा जाएगा तब कहा जाएगा कि इस तरीके के भी गवर्नर वहां पे थे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके से सीआरपीएफ को लेकर मंत्रियों को उठाया गया, वो भी चार्जशीट फाइल होने के समय, वो इस बात को दर्शाता है कि दरअसल सेंटर और स्टेट के बीच के जो रिलेशनशिप है उसको केंद्र सरकार खत्म करने पे तुली हुई है। अगर आपको वहां की पुलिस पर भरोसा नहीं है, वहां की सीबीआई को, तो इसको पहले होने देते कि सीबीआई जाके पुलिस से कहती भाई मुझे ये काम करना, मुझे मंत्री महोदय को उठाना है, आप हमारी मदद करिए। अगर पुलिस इस बात से इनकार कर देती तब आप कोर्ट के पास जाते, कोर्ट से मदद मांगते। लेकिन अगर आप सीधे सीआरपीएफ की जवानों को लेकर अगर आज जाएंगे, मंत्रियों को उठाएंगे, तो सेंटर स्टेट के बीच का रिलेशनशिप खराब होगा। और अगर ऐसा होगा तो भारत का जो संघवाद है वो टूटने के कगार पर पहुंचेगा। तो आज जो कार्रवाई हुई है वो भारत के संघवाद को नुकसान पहुंचाता है। गवर्नर साहब ने अपने एक्ट से देश के संविधान को काला करने का काम किया, ये मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूं।
ठीक है, राजीव जेटली जी गंभीर आरोप लगा रहे हैं राज्यपाल पर, क्या राज्यपाल को ऐसा करना चाहिए? उन पर टीएमसी लगातार ये आरोप लगाती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी भी चोर है, गवर्नर भी चोर है, इस देश की संवैधानिक संस्थाएं भी चोर हैं। मैं आशुतोष जी से उम्मीद कर रहा था कि शायद वो ये बात रखेंगे कि जो भी चोर है उसे पकड़ा जाए, लेकिन पूरी डिबेट में उन्होंने गवर्नर पर भी उंगली उठा दी, भारतीय जनता पार्टी पर भी उंगली उठा दी, लेकिन उंगली उन पर नहीं उठाई जो लोग पैसे लेते हुए साफ पकड़े गए हैं। तो मतलब चिंता देखिए आप कहाँ पर है। चिंता इस बात की है कि जब गवर्नर के पास ये अधिकार था, जब सरकार फॉर्म नहीं हुई थी, तब उन्होंने सीबीआई को ये आदेश दिया था कि आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। 2014 की इन्वेस्टिगेशन आज की नहीं है, 2014 से कार्यवाही चल रही है। 2014 से कार्यवाही के बाद आज वो दिन आया जब उनकी सुनवाई वहां पर हुई। तो मैं हैरान हो रहा हूँ। मैं कम से कम आशुतोष जी अगर टीएमसी के प्रवक्ता बोलेंगे तो समझ में आता है मुझे कि वो हमें गाली दें, सीबीआई को गाली दें, सुप्रीम कोर्ट को गाली दें, पूरी संस्थाओं को गाली दें, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि आशुतोष जी ये बात कहें कि सब लोग चोर हैं, लेकिन जो असली चोर है उसको क्यों पकड़ा गया है। ये उम्मीद मुझे नहीं थी कि जो असली चोर है उससे इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रही है। ठीक है, असली चोर आपको ये बोलना चाहिए, जो असली चोर है उससे इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रही है। सीधा मैं चलता हूं विजय मिश्रा के पास, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। विजय मिश्रा जी, क्या यह भ्रष्टाचार का मामला नहीं है? और सीबीआई जो कार्रवाई कर रही है वो तो कोलकाता हाईकोर्ट के कहने पर कर रही है, इस पर राजनीति करने का आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? आशु मैं 1 मिनट आ रहा हूं, विजय मिश्रा जी जुड़ गए टीएमसी से। सबसे पहले जो यहाँ के राज्यपाल हैं, कहीं न कहीं वो अपने संविधान को भूल करके काम कर रहे हैं। एक बीजेपी पार्टी का जो प्रवक्ता के रूप में वो कार्य कर रहे हैं, और सीबीआई को जो है यह सरकार जो है, केंद्रीय सरकार, भाजपा की सरकार जो है, सीबीआई को जो है तोता पक्षी के रूप में उपयोग कर रही है, विरोधियों को परेशान करने के लिए, विरोधियों को शांत करने के लिए और विरोधियों को दबा के रखने के लिए। और मैं आपके चैनल पे पहले भी कहा था, चुनाव से पहले, कि भाजपा जो है 100 के अंदर की सीटें आएगी, जो लोग सीट आई है जिनसे इंक्वायरी कर रही है वो मैं आज आपके चैनल पे और एक बात बोल के जा रहा हूँ। देश सुन तो ले, तुम क्या चाहते हो, क्या समझते हो उनके बारे में? इतना बोल के जाइए, वो लोग पाक साफ है, इतना बोल दीजिए कि 2024 में आई, अभी जजमेंट नहीं आई है कोर्ट की, में दिल्ली में बता दीजिए कि वो लोग पाक साफ है। हाँ या ना में जवाब दिए, पाक साफ है या नहीं है? ममता आप बोलिए वो पाक साफ है कि नहीं है? वो विपक्ष मतलब उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन जो पकड़े गए हैं वो गलत है क्या? सबसे बड़ी बात छोड़िए, आप इतना बता के जाइए, मैं कुछ नहीं बोल रहा आपसे। हाँ या ना में बोलिए, वो लोग पाक साफ है या पैसे पकड़े गए हैं? हाँ या ना बोलिए। एक बात आपको बता रहा हूँ कि कहीं भी नहीं, आप उसको छोड़िए, बेकार की बातें छोड़िए, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। आप ये बताइए, आपके नेता पैसे लेते हुए पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए हैं? स्टिंग ऑपरेशन में इस बात का जवाब दीजिए। कहीं न कहीं राज्य सरकार का और बिना स्पीकर के मेरे भाई कहीं भी लेके जाइए आप डिबेट को, लेकिन इस बात का जवाब जरूर देके जाइएगा कि वो लोग जो वीडियो में नजर आए हैं वो लोग साफ है या झूठा वीडियो है, सच्चा वीडियो, ये तो बता दें कम से कम। मंत्रियों के ऊपर जो है, मंत्रियों के एक दूसरे पर नहीं, प्लीज आप दोनों स्काइप पर जुड़े हैं, आवाज नहीं जाती। विजय मिश्रा जी, आपने अपनी बात कही, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूँ। राजीव जी, आपको भी रोकूंगा। मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनका नाम है सैकत बख्शी, कोलकाता से जुड़े हैं। सैकत जी, क्या सीबीआई की कार्रवाई को आप उचित मानते हैं? देखिए, सीबीआई का जो कार्रवाई है वो कई दिनों से चल रहा है, और ये तो करीबन 5 साल से इसका जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। अभी आज के दिन में ये लोग चार्जशीट बनाया। हालांकि मुझको जो लगता है कि ये जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ये चल रहा है, लेकिन आज जो हुआ ये लॉकडाउन तो हम लोगों का रेस्पेक्टेड जो सीएम है उन्होंने ही लागू किया 3 दिन आगे से, संडे से, कल से ये लागू हुआ। अभी आज का जो माहौल था उसमें वो राज्य का सीएम होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन में, और अभी जैसे हम लोग तो उनका निर्देशों का पालन कर रहे हैं। आज जो हुआ, उनको सीबीआई ऑफिस में जाना, जाकर वहाँ धरना में बैठना, उनका जो स्टेचर है सभी, अभी वो इलेक्शन में भारी मतों से जीता,
ये एक्चुअली शोभा नहीं देता, ठीक नहीं लगा मुझको बीइंग अ कॉमन सिटीजन। ठीक है सैकत जी, यहीं पे मैं आपको रोकूंगा। सीधे मैं इसी सवाल को लेकर चलता हूं विक्रम सिंह जी के पास। विक्रम सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कैसे देखते हैं सीबीआई एक्शन को? अगर इसके पॉलिटिकल मोटिव पे सवाल उठ रहे हैं तो आप जायज मानते हैं? दीपक जी, मैं इस पे कई सवाल उठाना चाहूंगा। ये मामला आज का नहीं है, 2014 का है। जैसे 7 साल वैसे 1-2 महीने और सही, या तो आप पहले कर लेते या 1-2 महीने और रुक सकते थे। मेरा दूसरा सवाल, आपने ठीक है, मुझे उम्मीद है कि स्पीकर को आपने इंटीमेट किया। टीएमसी के कुछ प्रवक्ता कह रहे थे स्पीकर से अनुमति ली कि नहीं ली। स्पीकर से अनुमति का कोई प्राविधान नहीं है, स्पीकर को केवल सूचित किया जाता है। महामहिम राज्यपाल से केवल प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लेने का प्राविधान है और वो प्रक्रिया पूरी हो गई। लेकिन जो मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक पक्ष जो कि सत्तारूढ़ दल का है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बेहतर यह होता कि दोनों तरफ के जो आरोपी थे एक साथ कार्रवाई होती, तो मैं मानता कि कार्रवाई पूरी तरीके से बेदाग और निष्पक्ष है। और एक तरफा कार्रवाई को मैंने कभी भी उचित नहीं माना है और इस पे प्रश्न चिन्ह लगेगा। और किसी भी आप अधिकारी से पूछ लें, वो इस तरीके की कार्रवाई को एक तरफा और उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठने वाले थे। इसलिए मेरा प्रश्न नंबर 1, इन्वेस्टिगेशन में किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की तरह होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, निष्पक्षता न सिर्फ करनी चाहिए कि दिखाई भी पड़नी चाहिए, जो कि इस प्रकरण में मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। दीपक जी, ठीक है, मैं सीधे आप ही के सवाल को राजीव जेटली जी के पास ले चलता हूं, उसके बाद मैं विवेक जी के पास चलूंगा। राजीव जेटली जी, बताइए, आप पर आरोप है कि ये इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं दिखाई दे रही है। शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय चूंकि आपकी पार्टी के हैं तो वो ड्राई क्लीन होगा, यह आरोप लगा रही है टीएमसी। इसीलिए मैंने दीपक जी सबसे पहले मैंने आपसे कहा था प्रश्न उठेगा। मैंने इसीलिए सबसे पहले बात रखी थी कि टीएमसी के लगभग अभी 5 ऐसे बड़े नेता हैं जिनको सीबीआई ने कॉल नहीं करा है। हम ये कह रहे हैं, हमारे बंगाल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी सुबह इस बात को रखा था। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करी थी एक टीवी चैनल को, जिसमें उन्होंने बोला था कि सीबीआई जब जिसको कॉल करेगी और उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन में भागीदारी देनी पड़ेगी, उनको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और सीबीआई को जवाब देना पड़ेगा। अभी फिलहाल जिन लोगों के नाम आए हैं उसमें बहुत सारे टीएमसी के नेता भी नहीं है, और अगर कोई और भी नेता होगा, अगर उसकी भी इंक्वायरी की जरूरत होगी तो सीबीआई उनको कॉल करेगी। और बार बार जो वीडियो सारी दुनिया ने देखा, उसमें बहुत सारे ऐसे नेता भी निकले थे जिन्होंने ये कहा था कि अगर भाई तुम इस तरीके को कोई अरेंजमेंट कर रहे हो तो हमारे कम से कम लोगों को नौकरी दे देना, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए आपसे, पैसा देना ही चाहते हैं तो किसी और को दे देना, हमें मत दीजिएगा। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग थे उसके अंदर जिन्होंने अपनी बात रखी थी। मैं अभी उसको विस्तार में नहीं जाना चाहता कि किस किस व्यक्ति ने क्या क्या बात रखी थी, लेकिन जिसकी भी जरूरत सीबीआई को पड़ेगी उन्हें वो कॉल किया जाएगा, चाहे वो टीएमसी का लीडर हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हो। फिलहाल मुद्दा जो है वो ये है कि जब वहां पर सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, ऐसे में ममता बनर्जी हजारों लोगों की सीबीआई इंक्वायरी में जो बीजेपी के लोग हैं उनको आप बाद में बुला रहे हैं, घेर लेती हैं। आपने बड़े आसानी से बोल दिया कि सबको बुलाया जाएगा। भवन पे हमला, मैंने आपने कहा कि सबको बुलाया जाएगा, मतलब मुकुल रॉय को बुलाया जाएगा, शुभेंदु अधिकारी को बुलाया जाएगा, बाकायदा पत्थर मारे जाते हैं, सीआरपीएफ को डाइवर्ट कर रहे जाता है। आप बीजेपी के किसी भी आदमी की तफ्तीश नहीं हुई है इस देश में, पहली चीज। और उसके बाद टीवी चैनल पे बहुत सारी मुकुल रॉय की इंक्वायरी को स्लो डाउन किया गया है, डिफेंड कर रहे हैं, ये जग जाहिर है, राजनीतिक विशेषज्ञ सबको मालूम है। यही मुझे लगता है अपने आप में चर्चा का विषय होना चाहिए कि सीबीआई हेडक्वार्टर को घेर कर वहां पत्थर मारे जाएं और उसके पक्ष में राजनीतिक पार्टियों सीबीआई की वर्किंग पे बात करिए ना, पहले अपनी बात सीबीआई की वर्किंग पे बात करिए, ये डिबेट का विषय होना चाहिए। अब इन्होंने तो डिबेट का विषय भी बदल दिया। आप बताइए श्रीवास्तव जी, आप आजकल तृणमूल के फेवर में बात करते हैं, मुझे बताइए तृणमूल का निजाम हाउस का प्रदर्शन क्या उचित था? क्या सीआरपीएफ पर पथराव उचित था? सवाल उठा रहे राजीव जेटली। मैं तृणमूल के फेवर में बात नहीं कर रहा हूं, और जीतने के बाद हमारे भी पार्टी ऑफिसर्स और युवा फेडरेशन के दफ्तरों पे हमले हुए हैं टीएमसी की तरफ से, तो मैं टीएमसी के फेवर में नहीं बोल रहा। लेकिन मैं राजीव जेटली जी को क्वेश्चन करूंगा, इलेक्शन के पहले भी जब मुकुल रॉय के ऊपर उंगली उठाया करते थे तो हमें बोला जाता था साहब तफ्तीश चल रही है, जस्टिस किया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी के ऊपर जब हम लोग उंगली उठाते थे तब भी ये लोग यही कहते थे। लेकिन आप ये देखिए, आज विक्रम सिंह जी जो एक बहुत ही सीनियर अफसर हैं, उन्होंने आई रियली अप्रिशिएटेड द वे ही रेज द पॉइंट कि भाई आप सारे अक्यूज्ड को या सारे लोग जिन पे उंगली उठाई जा रही है, चाहे वो किसी पार्टी के हो, किसी दल के हो, आप उनको एक समान ट्रीटमेंट दीजिए ना।
आपने बड़ी कन्वीनियंटली 3 जो है आज आप जो डिबेट आपके में विपक्ष में कहना है पार्टी कि है 6 लोग क्यों छोड़ दिए जो बाकी रह गए टीएमसी के? क्या ये मांग है आपकी? या टीएमसी के प्रवक्ता की ये मांग है? आप सुनिए पहले। नहीं, अभी जो 6 लोग रह गए उनकी बात करके आए हैं, सुन लो, या जो चोरी के इल्जाम में जिनका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उनके बचाव में आए हैं? कोई अपनी बात तो क्लियर करिए। या उन लोगों के पक्ष में खड़े जो टोपी पहन के निजाम भवन पे पत्थर फेंक रहे थे, आप या उनके पक्ष में खड़े हैं? किसी के पक्ष में तो खड़े होइए। हाँ, इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने करनी है, सीबीआई निर्धारित करेगी। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन निर्धारित करेगी उस दिन तो अंदर डाल देगी आपकी सरकार। हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता ना, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ठीक है, मैं सीधे पीके अग्रवाल जी के पास चलता हूं। पीके अग्रवाल जी, कैसे देखते हैं सीबीआई की कार्रवाई को? क्या आपको लगता है कि सीबीआई ने निष्पक्ष होकर काम किया है? क्योंकि यहां पर आरोप लग रहे हैं कि सीबीआई ने पॉलिटिकल एंगल से काम किया है, ऐसा प्रतीत होता है। राजनीतिक दल के लोग और हमारा एक्सपर्ट यही आरोप लगा रहे हैं। देखिए, सीबीआई का जो एक्शन है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि हाई कोर्ट ऑर्डर के अनुसार किया है। लेकिन सीबीआई के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको देखना चाहिए। अभी जो इन्वायरमेंट है कलकत्ते में, बंगाल में, अभी तृणमूल जीती है तो उसे लॉकडाउन चल रहा है, तो उसे देखना चाहिए कि लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कम से कम दोनों पक्षों के लोगों को साथ में प्रोसिक्यूट करते। ऐसा नहीं है, ऐसा ना प्रतीत हो जैसा कि विक्रम सिंह जी ने कहा कि एक ही पार्टी के लोगों को उन्होंने प्रोसिक्यूट करके सामने अरेस्ट किया है। तो इस हिसाब से जो लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्शन है, इसके अलावा सीबीआई ने ठीक ही गवर्नर से परमिशन ली है, क्योंकि उस समय वैक्यूम था जिस दिन उन्होंने परमिशन ली। लेकिन इस समय उनको स्टेट पुलिस को भी सूचना देना चाहिए थी सीबीआई को, क्योंकि लॉ ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है, वो भी सीबीआई के भी सीनियर ऑफिसर्स हैं। ये ना करना ये उनके औचित्य नहीं है। दूसरी बात ये है कि सीबीआई को ये भी सोचना है, जैसे पुलिस कमिश्नर केस में उन्होंने कार्रवाई की, लेकिन अभी तक उनकी कार्रवाई जस्टिफाइड नहीं हो सकी सुप्रीम कोर्ट से और वो जमानत पर है। तो सीबीआई की इससे साख गिरती है कि उनकी कार्रवाई अदालतों द्वारा जस्टिफाइड नहीं होती है। तो सीबीआई को ये भी सोचना चाहिए, अभी यहाँ फौरन जमानत मिल गई है तो सीबीआई जो भी कार्रवाई करे, इस सीबीआई एक बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है हमारे देश का, उसकी साख को रखने के लिए उन्हें देखना चाहिए, निष्पक्ष ही नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है सीबीआई को कि अब जो कार्रवाई करे। देखिए, इस केस में इससे बड़ा केस हो ही नहीं सकता। नरसिम्हा राव के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कह दिया है कि कोई भी ब्राइबरी का केस हो, विनीत नारायण के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उसमें प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की कोई जरूरत भी नहीं है। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, बहुत सीरियस है ब्राइबरी केस में। तो और तो स्टिंग ऑपरेशन से ब्राइबरी केस सामने आए, तो इनमें तो पनिशमेंट होना ही चाहिए। तो इसमें दो मत नहीं है, और बंगाल की जनता कभी भी ब्राइबरी को पसंद नहीं करती। मैं सीधे इसी सवाल को लेकर आशुतोष के पास चलता हूं। आशुतोष, बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि केस तो ब्राइबरी का है ना, वो जनप्रतिनिधि जो चुनकर आया है उसका एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है जिसमें वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, यह आरोप लगा है। तो आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार के ऐसे आरोपों पर वाकई कार्रवाई होनी चाहिए और इन केसेस को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना चाहिए? दीपक, ये देश संविधान से चलेगा। देश किसी नेता, किसी मंत्री, किसी राज्यपाल, किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी मुख्यमंत्री, किसी सीबीआई के अधिकार के विम्स एंड फैंसी पे नहीं चलेगा। अभी मैं अपने पुराने पैनलिस्ट को सुन रहा था और मैं डीजी साहब को भी ये बताना चाहता हूं कि इसी मामले में सीबीआई ने 18 महीने पहले 4 सांसदों के खिलाफ सीबीआई प्रोसिक्यूशन की परमिशन स्पीकर महोदय से मांगी है। इससे सिर्फ इंटीमेट करना नहीं, परमिशन, प्रोसिक्यूशन की परमिशन मांगी, जिनके नाम है काकोली घोष दस्तीदार, सौगत राय, प्रसून बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी। 5 रिमाइंडर सीबीआई दे चुकी है कि आप कृपया इनको प्रोसिक्यूट करने की परमिशन हमको दीजिए। तो एक तो बहुत स्पष्ट बात यह है, तो इसका मतलब यह हुआ कि एमएलए है तो स्पीकर की परमिशन चाहिए विधानसभा की, और अगर सांसद है तो स्पीकर की परमिशन चाहिए लोकसभा की। इसीलिए सीबीआई ने 18 महीने पहले प्रोसिक्यूशन की परमिशन मांगी, अभी तक नहीं मिली। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। दूसरी बात इस बात को लेकर ये कि जो सवाल ये उठाया गया कि भाई ये जो 4 लोग हैं ये पाक साफ है, साफ नहीं है, तो मैं ये इतना कहना चाहता हूं, 2015 का जब विधानसभा चुनाव के पहले की बात चल रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने मन से कहते भाग मुकुल भाग, सीबीआई आई भाग मुकुल भाग, ये नारा था। आज वो मुकुल राय भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़कर आए हैं
उपाध्यक्ष है, उनको भाग मुकुल भाग पिछले 5 सालों में कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ा है। वो बहुत ही पाक साफ हो गए, बड़े अच्छे हो गए हैं और वो जो वॉशिंग मशीन से निकल के साफ हो गए। शुभेंदु अधिकारी को लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया गया है। वो भी उसी जो स्टिंग ऑपरेशन है उसे पैसे लेते हुए दिखाई पड़े। न केवल इतना बल्कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कम से कम 3 दर्जन दूसरे मामले भी हैं। तो अगर आपको गिरफ्तार करना है तो आप शुभेंदु अधिकारी को भी गिरफ्तार कर लीजिए, मुकुल रॉय को भी गिरफ्तार कर लीजिए, काकोली दस्तीदार को भी गिरफ्तार कर लीजिए, सबको करिए ना। फिर कहा कोई सवाल नहीं खड़े करता इसमें। तो ये जो आप डीजी साहब विक्रम सिंह जी हाथ उठा रहे थे, मैं उनके पास चलूंगा, लेकिन मैं सीधे एक दर्शक के पास चलता हूं। अमिताभ गुज्जर, मेरे एक दर्शक दिल्ली से जुड़ गए। अमिताभ गुज्जर जी, क्या कहेंगे कोलकाता में आज जो कुछ हुआ उसके बारे में? धन्यवाद श्रीमान जी। श्रीमान जी, जब तक हमारे देश में जाति धर्म लिंग के आधार पर वोट दी जाएगी तब तक इस प्रकार की घटनाएं सदैव होती रहेगी। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की घटना होने के बावजूद भी हमारे देश के लोग गलत के विरुद्ध आवाज नहीं उठाते। यही कारण है कि अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती है। तथा मेरा मानना है कि इस घटना की निष्पक्ष सख्ताई से कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी सख्त कार्रवाई जरूरी होती है। सीबीआई पर किया गया ये पथराव देश विरुद्ध और दंडनीय है। राजनीति का ठीक है अमिताभ जी, यहीं पर रुकेंगे। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। ब्रेक के बाद विजय मिश्रा जी से शुरुआत होगी और जो सवाल आशुतोष ने उठाए हैं उससे राजीव जेटली का रिएक्शन लेंगे ब्रेक के बाद। तो देश की बहस में आज हम बात कर रहे हैं बंगाल में टीएमसी के 2 पूर्व मंत्री और 2 बड़े नेताओं की गिरफ्तारी की। 4 नेताओं की गिरफ्तारी हुई, लेकिन जैसे गिरफ्तारी हुई उसके बाद शाम को जमानत भी हो गई। मामला नारदा केस मामले का है। एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिसमें टीएमसी के नेताओं को कथित तौर पर पैसे लेते हुए एक कॉन्ट्रैक्ट के बदले में एवज में दिखाया गया था। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ राजीव जेटली जी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ टीएमसी से विजय मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट से जुड़े हुए हैं, मेरे साथ विक्रम सिंह जी फॉर्मर डीजीपी जुड़े हुए हैं और मेरे साथ पीके अग्रवाल फॉर्मर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह जी, आप आशुतोष जी की बात पे कुछ कहना चाहते थे। जहां तक मेरी जानकारी है, क्या स्पीकर की परमिशन लेनी पड़ती है, इंटीमेट करना पड़ता है? देखिए, 2 बातें हैं। आशुतोष जी बड़े बड़े विद्वान मित्र हैं। एक होती है गिरफ्तारी, अरेस्ट, उसमें आपको किसी तरह की कोई परमिशन नहीं, इंटीमेशन। और एक होता है अभियोजन स्वीकृति, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन। प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के संबंध में आपको अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश ऐसे आ गए हैं, पीके अग्रवाल साहब ने जैसे बताया कि आपने, लेकिन डबली कॉशस होकर सीबीआई ने अगर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए आवेदन दिया था तो वो प्रोसिक्यूशन अभियोजन स्वीकृत के लिए दिया था। गिरफ्तारी मैंने कई बार एमएलए एमपी मिनिस्टर्स की है, केवल सूचना इंटीमेशन जाता है, परमिशन लेने का औचित्य नहीं है। और नहीं होना भी, अगर आप परमिशन लेने लगेंगे तो 10 साल गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी। ठीक है, मैं सीधे यहां से राजीव जेटली जी के पास चलता हूं। राजीव जेटली जी, कई आरोप लग रहे हैं, लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है कि ये टाइमिंग, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि कोरोना काल के बाद ये गिरफ्तारी हो जाती या नारदा के केस पर उसके हिसाब से एक्शन हो जाता? आज ही का दिन क्यों चुना गया? इसके पॉलिटिकल मोटिव ज्यादा निकाले जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल दीपक जी, जिस तरीके से हम डिबेट कर रहे हैं, हमारे बीच में बैठकर विद्वान है, बड़े बड़े विद्वान, वो इस बात को रख रहे हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी। ये कोरोना का वक्त ही चल रहा है। इस कोरोना के वक्त में महिलाओं के साथ गैंगरेप हो रहे हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। इस कोरोना के वक्त में हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। इस कोरोना के वक्त में वही मुख्यमंत्री जिन्होंने लॉकडाउन लगाया है, वो हजारों लोगों को साथ ले जा करके सीबीआई के दफ्तर के ऊपर पत्थरबाजी करवा रही है। ये कोरोना का वक्त ही चल रहा है। सबसे ज्यादा संजीदा पद अगर किसी के पास प्रदेश के अंदर है तो वो मुख्यमंत्री के पास है। जब कोरोना के वक्त में मुख्यमंत्री ने ही कोरोना की धज्जियां उड़ा दी, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने पैसा खाया, मैं दोबारा से कोट कर रहा हूं, जो रिश्वत लेते हुए वीडियो के अंदर पकड़े गए हैं, क्या उनके बचाव में टीवी चैनल पर किसी को बैठना चाहिए? क्या उनके पक्ष में ये बात रखनी चाहिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है? अरे मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि डिबेट का सब्जेक्ट तो ये होना चाहिए, कोरोना का वक्त चल रहा है, इस टाइम पे दीदी को इतनी भारी भरकम भीड़ लेके सीबीआई के दफ्तर पे अटैक नहीं करना चाहिए था। इस कोरोना के वक्त पे हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि ऐसी पहली सरकार देखी है, जीत के बाद तो कई बार ऐसा सुना है
कि राज्य राजनीतिक पार्टियां कहती हैं जो हुआ सो हुआ, क्योंकि हार जीत लगी रहती है। अब हम जीत गए हैं, अब हम जनता की सेवा करेंगे। पहली ऐसी सरकार देखी जीतने के बाद दूसरी पार्टी जो अपनी सरकार नहीं बना पाई उसके कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। एक्शन लेगी। आप क्या कह रहे हैं दीपक? आप क्या कह रहे हैं और आप किस चीज सीधे को विजय किससे मिश्रा जी कंपेयर के कर रहे पास चलता हूं, सीधे विजय मिश्रा जी के पास चलता हूं। विजय मिश्रा जी, आप पर आरोप है और आपकी पार्टी पर आरोप है कि अगर गिरफ्तारी हुई थी तो मुख्यमंत्री को प्रदर्शन करने के लिए सीबीआई जाने की क्या जरूरत थी, और लॉकडाउन के अंदर ऐसे उग्र प्रदर्शन की क्या जरूरत है? विजय जी, ऐसे में आप पर भी सवाल उठ रहे हैं। दीपक जी, बीजेपी शासित राज्यों में प्रतिदिन धर्षण होते हैं, प्रतिदिन। वहां महिलाएं, माताएं, बहनें सुरक्षित नहीं हैं। और जो बीजेपी के प्रवक्ता आज डिबेट में बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, सबसे बड़े दुख की बात है, शर्म की बात है कि इस देश में वैक्सीन की कमी है। इस देश में जो है शवों का जो है दाह संस्कार नहीं हो पा रहा है। इस देश में ऑक्सीजन की कमी से लोग दम तोड़ रहे हैं। बहुत शर्म की बात नहीं रहेगी। और एक उन्हीं को जेल में डाला जा रहा है। टीवी चैनल में बैठ करके बड़ी बड़ी बात करते हैं। यहाँ जो है राज्यपाल जो है इसी नारदा के एक अभियुक्त शुभेंदु अधिकारी जी के विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, परसों की बात है, और शुभेंदु अधिकारी जी उन्हें दुपट्टा उड़ा करके उन्हें जो है मैंने उत्तरी उड़ा करके सम्मान कोई भी विधायक कर सकता है। अभी आपके 6 बड़े नेता रह गए, वो भी दुपट्टा उड़ा सकते हैं। गवर्नर साहब को दुपट्टा उड़ाना चाहते हैं तो दीदी भी उड़ा सकती है, अभिषेक बनर्जी भी उड़ा सकते हैं, वो भी तो वही करते हैं। और आज जो सबका दुपट्टा लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सीबीआई की इंक्वायरी से बच जाएगा। सबसे बड़ी बात है आज जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि सीबीआई की इंक्वायरी से बच जाएगा। अभी 6 आपके बड़े नेता है, बुलाइए, बताइए कौन से विधानसभा में गवर्नर साहब जब चाहेंगे विधानसभा में चले जाएंगे, उनका विशेषाधिकार जो है। सीबीआई आपके पार्टी के आप केंद्र सरकार, मतलब आप कहना चाहते हैं जो ममता बनर्जी ने किया वो ठीक किया, मतलब ये जो अटैक किया सीबीआई दफ्तर पे ठीक किया, आपका कहने का मतलब ये हजारों की भीड़ लेकर जो पत्थरबाजी करी है दीदी ने ठीक करा, आपका ये कहने का मतलब है कार्रवाई इसको बचाना चाह रहे हैं चाहिए। कार्रवाई शुभेंदु अधिकारी पे भी होनी चाहिए, कार्रवाई जो है मुकुल राय पे। अच्छा ये बताइए, इनके खिलाफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिनसे सीबीआई ने पूछताछ करी, इनके खिलाफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये बताइए। अगर होनी चाहिए तो ममता बनर्जी वहां क्या करने गई? अगर होनी चाहिए, मैं कहता हूँ सबके खिलाफ होनी चाहिए, मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन क्या ममता बनर्जी हर किसी की कार्रवाई के ऊपर उस निजाम भवन पे हमला करेंगी? क्या ममता बनर्जी हमला करेंगी? लोगों का जो है उत्तर प्रदेश में, बिहार में शवों को जो है नदियों में बहा दिया जा रहा है। क्या स्थिति है इस देश की? बहुत शर्म की बात है। आप मोदी जी से ये साइक्लोन पे भी बोल देंगे, ठीक है, और भी बोल देंगे, बाकी पहले के बाद चलूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे दर्शक जुड़ गए हैं। सोनू झा वाराणसी से, सोनू क्या कहेंगे आज जो कुछ हुआ कोलकाता में उस पर? भाई साहब, इसमें क्या कहेगा, हमारे भाई साहब ये बता रहे हैं कि शवों को बहा दिया जा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रहा है। ये कहाँ थे उस समय? घर में सो रहे थे क्या कि जब 20,000 वैक्सीन बर्बाद हो रही थी? लोगों को जो भड़काया जा रहा है कि वैक्सीन लगा के आदमी की मृत्यु जा रही है, स्वास्थ्य खराब हो जा रहा है, तब ये कहाँ थे? घर पे सो रहे थे, तब इनको नहीं मालूम था कि ऑक्सीजन की कमी है। आज बीजेपी घर घर जाके ऑक्सीजन पहुंचा रही है, वेंटिलेटर की व्यवस्था की जा रही है, 20,000 40,000 बेडों की व्यवस्था की गई है। आप इस पे बहस कर रहे हैं कि नहीं ये सब व्यवस्था नहीं हो रही है। कहाँ नहीं हो रही है? आप आकर खुद देखिए, हमारे वाराणसी में बहुत अच्छी व्यवस्था है, और कहाँ यह वाराणसी में लाश लौट रहा है? हमने तो नहीं देखा है। ठीक है, सोनू झा जी ने बड़े विचारोत्तेजक बात बोली। मैं इसी बहस को यहां से आगे ले जाता हूं और सीधे मैं यहां से चलता हूं राजीव जेटली जी के पास। राजीव जेटली जी, कई आरोप आप पर लगे, लेकिन सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो रहा है कि आप कैसे डिफेंड कर पाएंगे कि शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय को सीबीआई क्यों बचा रही? मैंने तो कभी नहीं कहा दीपक जी, जिसको सीबीआई बुलाएगी वो उसको जाना पड़ेगा इंक्वायरी के लिए। यहाँ डिबेट तो कुछ और हुई है, यहाँ डिबेट तो ये हो रही है कि सीबीआई को निर्देश तो आप ही देते हैं, क्यों बुलाया गया? सीबीआई को निर्देश तो ये हो रही है कि ममता बनर्जी जो सीबीआई के दफ्तर पे हमला करके आई हैं वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। हमले को तो बाद में करो, पहले किसी को भी बुलाए सीबीआई पे तो जस्टिफिकेशन दे दीजिए। शुभेंदु अधिकारी को बुलाए, सीबीआई की वर्किंग पे तो कुछ जस्टिफिकेशन दीजिए पहले। जाएंगे
उस कार्यवाही की वर्किंग पे नहीं बोलेंगे राजीव जेटली, सीबीआई की वर्किंग पे राजीव जेटली नहीं बोलेंगे। 2014 अगर हमारी राजनीति सीबीआई अगर भारतीय जनता पार्टी का होती तो हम जरूर बोल देते। आपको ऐसा लगता है कि संवैधानिक संस्थाएं इनके ऊपर टिप्पणी कोई राजनीतिक पार्टी करे या उनका प्रवक्ता बनकर बैठे, तो इससे बड़ी बेवकूफी वाली बात तो मुझे लगता नहीं कोई कर सकता है। इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है? सीबीआई की वर्किंग पे संवैधानिक संस्थाओं के प्रवक्ता बन के नहीं बैठे, हम अपनी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता है, संवैधानिक संस्थाओं में जो भी काम करना वो अपना काम करके रहेंगे। आप अपनी वर्किंग में, अरेस्ट में, केसेस करने में बताइए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर आप ये बताइए कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो रिश्वत लेते पकड़े गए हैं, सबकी होनी चाहिए, इंक्वायरी कर रही है, सबकी होनी चाहिए, जजमेंट हो रही है। अगर होनी चाहिए तो ममता बनर्जी ने सही काम किया क्या पत्थर मार के वहाँ पे? दीदी ने सही काम किया क्या वहाँ पर हमला करके? अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो हमला जायज है क्या? यह सीबीआई के दफ्तर पे हमला जायज है या नहीं? सीबीआई के दफ्तर को की बात है, पहले आप बताइए। बात की कैसे बात हो गई? मतलब आप संवैधानिक संस्थाओं में अपने हजारों लोग लेके उसके ऊपर अटैक करते हो, ये बात की बात हो गई। जिन लोगों ने गुनाह करा उनसे इन्वेस्टिगेशन ना हो, हमला करा तो वो बात की बात हो गई। ये क्या तरीका है आपका? प्रोटेस्ट तो होगा। आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहे दिल्ली के हो या बंगाल के, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से आप लोग, आप चीफ मिनिस्टर्स को वर्क नहीं करने देते, चाहे दिल्ली हो बंगाल हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये आपका कार्यकर्ता कम्युनिस्ट बैठ के ना पश्चिम बंगाल में सोच रहा होगा हमारे प्रवक्ता कर क्या रहे हैं वहाँ पर दिल्ली में? ये क्या बात रख रहे हैं? मैं ममता बनर्जी का सपोर्टर नहीं, क्या बात रख रहे हैं? आप ही के कार्यकर्ता सोच रहा होगा जो मारा जा रहा है टीएमसी द्वारा, वो सोच रहा होगा। ये क्या बात? ठीक है विवेक जी 1 मिनट विक्रम सिंह जी के पास चलते हैं, वो शायद कोई पॉइंट रखना चाहते हैं। विक्रम सिंह जी, सीबीआई की फंक्शनिंग पर आप क्या कहेंगे? सीबीआई पर हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि वो सत्ताधारी पार्टी के प्रति झुकाव रखती है, क्या ये आरोप लगाना उचित है? दीपक जी, मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं, लेकिन मैं केवल सीबीआई का बड़ा सम्मान करते हुए एक वाक्य कहूंगा। सीबीआई ने जाहिर है कि इस केस को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। 5 तारीख की स्वेरिंग इन के बाद लॉकडाउन में उन्होंने गिरफ्तारी की, लेकिन न्यायालय में अगर जमानत हो गई तो उनकी क्या तैयारी थी? इस तरीके की अधकचरी तैयारी और हाथ के हाथ जमानत हो जाना, यह भी प्रश्न चिन्ह लगाता है विवेचना की गुणवत्ता पर। मैं उम्मीद करता हूं कि सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी इसके बारे में भी जांच करेंगे कि अगर आपने इतनी प्राथमिकता दे करके इतनी तत्परता दिखाई गिरफ्तारी में, आप उनको जेल भी नहीं भेज पाए, हाथ के हाथ जमानत हो गई। ये चीज अगर सिविल पुलिस में होती दीपक जी तो विवेचक निलंबित भी हो जाते। बहुत खूब, ठीक है, मैं सीधे राजीव जेटली जी के पास चलता हूं। राजीव जेटली जी, सवाल यहां पर कई सारे हैं। सवाल यह भी है कि क्या ये गिरफ्तारी एक जांच एजेंसी की अधकचरा गिरफ्तारी थी कि आपने सुबह गिरफ्तार किया और दोपहर बाद जमानत मिल गई उनको? नहीं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं विक्रम सिंह जी का। इतनी ज्ञानवर्धक बात इन्होंने कही, जो मैं बार बार तब से जब से डिबेट पे बैठा हूं तब से मैं ये बात बोल रहा हूं। क्योंकि सीबीआई ने किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन करी, कमजोर करी, मजबूत करी, मध्यम करी, उनको जमानत मिली, ये मैटर सीबीआई का है। इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं सीबीआई का प्रवक्ता नहीं हूं। यही बात अभी विक्रम सिंह जी ने कही कि सीबीआई की इंक्वायरी अगर मजबूत होती तो शायद वो ना छूट पाते। तो ये सीबीआई को इसका विश्लेषण करना है कि क्या कमियां रह गई थी। तो ये मुझे लगता है हमें सीबीआई का प्रवक्ता भी अगर यहाँ बैठा होता तो इसका बेहतर जवाब दे पाता। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो भी लोग गुनहगार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुद्दा ये नहीं है कि सीबीआई ने कैसी इन्वेस्टिगेशन करी, मुद्दा ये है कि सीबीआई के दफ्तर पे इन्वेस्टिगेशन के वक्त पे हमला हुआ, वो हमला क्यों हुआ, ये मुद्दा है। बिल्कुल गलत और आपत्तिजनक मुद्दा। सीबीआई की वर्किंग बिल्कुल है, सीबीआई को पॉलिटिकल मिसयूज किया गया है, सेलेक्टिव तरीके से उसको यूज किया गया है, ये बिल्कुल आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? आपके बीजेपी के आपको कैसे पता? बताइए, चले आज डिबेट में बताइए, आपको कैसे पता? नहीं, आपको कैसे पता, यही बता दीजिए आप पहले। आपने सीबीआई को नहीं, आप बताइए कैसे पता आपको? आप इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है क्या? बिना तैयारी के सीबीआई ऑफिसर है क्या? आपकी पार्टी ने आप टीएमसी के वकील है क्या? आपको कैसे पता? इसका बताइए जवाब, इसका जवाब दे दीजिए मुझे, कैसे पता आपको? सीबीआई सिलेक्टिव है, इसका जवाब दीजिए मुझे पहले। बिल्कुल सिलेक्टिव है सीबीआई। आप क्या उसका अंग है? आप अंग है? आप पश्चिम बंगाल गए हैं, आप पश्चिम बंगाल को जानते हैं, आप उन नेताओं को जानते हैं क्या? आपने वो स्टिंग ऑपरेशन देखा, उन्होंने पैसा लिया या नहीं लिया, या आपको जानकारी है क्या? कैसे लिया, कैसे नहीं लिया, जानकारी तो आपने कैसे सीबीआई को? मैं तो उंगली नहीं उठा रहा सीबीआई पे, ना मैं सीबीआई की तरफ से जवाब दे रहा हूं। आप कैसे सीबीआई के ऊपर उंगली उठा सकते हैं? आपने सीबीआई का मिसयूज किया,
आपने वेंडेटा की कोशिश की और चलो बताइए आप कैसे किया, आप बताइए इसको, आपने मुक्की खाई, बताइए कैसे किया और जमानत भी मिल गई, कैसे किया बताइए, और आपकी टाइमिंग भी गलत थी, बताइए आपको बहुत जल्दी थी, आप बताइए चाहे कोरोना हो, बता दीजिए, चाहे लॉकडाउन हो, श्रीवास्तव जी सीबीआई को किसी सीबीआई को, श्रीवास्तव जी कोई भी पक्षी दल है एक आपको पकड़ा जाएगा। अरे आप, लेकिन आपकी तैयारी कमजोर थी। सीबीआई को चिट्ठी लिखिए कि मैं बताऊंगा जब कार्रवाई होनी चाहिए। सर आप सीबीआई का मिसयूज करते हैं, आपकी पार्टी सीबीआई का मिसयूज करती है, सेलेक्टिवली पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए करती है। उत्तर प्रदेश में कोई अरेस्ट नहीं होगा, महाराष्ट्र आप सुनिए, यूपी में कोई अरेस्ट नहीं करेगी सीबीआई कभी किसी केस में आजकल, क्योंकि वहां योगी साहब की सरकार चल रही है। नीतीश कुमार के केस में नहीं होगा। नहीं सुनिए, आप पहले जाकर के योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार को बिठा करके, मैं सीधे विजय मिश्रा जी के पास चलता हूँ। विजय मिश्रा जी, दीदी को बड़ा मैंडेट मिला है, दीदी को इतना बड़ा मैंडेट पश्चिम बंगाल ने दिया है, वो तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनी गई है। हैट्रिक के बाद तो उनको अपने पद के प्रति और संवेदनशील नहीं होना चाहिए। एक चुनी हुई मुख्यमंत्री अगर धरने पे बैठ जाएगी एक सेंट्रल एजेंसी के ऑफिस में, तो क्या संकेत जाएगा? आज चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गई थी, नहीं तो जनता के अंदर जो आक्रोश था, कहीं न कहीं बंगाल की जनता यह समझ चुकी है। बंगाल की जनता बहुत ही जागरूक है, वह जानती है कि बंगाल को किसी भी तरह दखल करने के लिए भाजपा और केंद्र सरकार का जो ये षड्यंत्र चल रहा है, और सीबीआई से लेकर के तमाम सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करके यह बंगाल की जनता समझ चुकी है। ममता बनर्जी जी वहां गई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, और वहां जो है हमारे एक सांसद जो वकील हैं, उनके ऊपर सीबीआई के अधिकारियों ने उनसे हाथापाई की है। आज आप पता करें कितना मैं इसकी निंदा करता हूं कि एक सांसद के साथ जो है सीबीआई के अधिकारी उनसे जो है धक्का मुक्की करते हैं, बहुत ही दुख की बात है। और बंगाल की जनता जो है उनके अंदर इतना आक्रोश था कि कहीं न कहीं जो है, कल को आप हाई कोर्ट में हमला कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट में हमला कर देंगे, आपके पक्ष में कोई बात नहीं होगी तो आप किसी भी चीज को उठा देंगे। बंगाल को और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ममता बनर्जी खुद जाएंगी हमला करवाने के लिए, बताइए, खुद कार में बैठ के जाएंगी, पीछे कार्यकर्ताओं की भीड़ लेके जाएंगी, ये हाईकोर्ट की बिल्डिंग तोड़ दीजिए, ये हमारे खिलाफ जा रही है, ये सीबीआई की बिल्डिंग तोड़ दीजिए, इसमें आग लगा दो, उसमें अरे हमारे घरों में तो आपने आग लगा दी है, अरे इन संस्थाओं को तो छोड़ दीजिए, हमारे घरों में तो आग लगा दी। पश्चिम बंगाल में हमारा कार्यकर्ता सड़क पर नहीं निकल सकता, वो बेचारा इतना डरा हुआ है, उनके फोन आते हैं कि दादा बचा लो हमें इन गुंडों से। कार्यकर्ता आप बताइए सीबीआई को भी, अब सीबीआई को भी इन गुंडों से बचाना पड़ेगा, सारी संस्थाओं को बचाना पड़ेगा। बीएसएफ और सीआरपीएफ पहले ही बोल चुकी है कि हमारे ऊपर अटैक करवाया जाता है टीएमसी द्वारा, आप किसी को तो बख्श दीजिए। जो है खुद फोड़ रही है और टीएमसी के ऊपर आरोप लगा रही है। आपके कार्यकर्ता बीजेपी के पार्टी ऑफिस को जला रहे हैं, ऐसा खुद कर करके टीएमसी को बदनाम करने की साजिश चल रही है। और आपका तो डालिए अंदर, अगर हमारे कार्यकर्ता है तो डालिए अंदर, और आपके कार्यकर्ता हैं जिनके नाम उजागर हो चुके हैं, उनको क्यों नहीं छेड़ा अभी तक? डालिए, हम तो किसी और का इल्जाम लगाए। जब दीदी ने चुनावों से पहले ही कह दिया था मैं बदला ले लूंगी, ये फोर्सेज जाने दीजिए, उनके बाद दिखाएंगे हम क्या कर सकते हैं। दीदी तो पहले ही बोल चुकी थी, धमका पहले चुकी थी हमें। आपको इसका उचित जवाब देगी, आप इंतजार करें, वह समय दूर नहीं, 2024 भी दूर नहीं, और 2022 में यूपी से भी आपकी सरकार जाएगी, आप देख लीजिए। भैया आप तो 2024 अभी जीतते ही पश्चिम बंगाल की जनता आज इस बात का मातम मना रही कि हमसे क्यों गलती हो गई। अगर ये रवैया और ये रूप दिखाना था तो हमें दीदी को नहीं लेके आना था। आज तो पश्चिम बंगाल की जनता ये सोच रही है, बैठ के ये सोच रही है कि इतनी गुंडागर्दी इस तरीके से, ऐसा तो 1947 के बंटवारे के वक्त नहीं हुआ था जैसा आपने माहौल वहां बना दिया है, पूरे गांव के गांव खाली करवा दिए आपने। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, आपको मालूम है कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं निकाला जा रहा गाँव से, वहाँ पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं को भी निकाला जा रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी निकाला जा रहा है, केवल धर्म के आधार पे, केवल धर्म के आधार पे कार्यकर्ता नहीं देखा जा रहा। ऐसा माहौल बन चुका है वहाँ पर। जनता जवाब दे दी और यहाँ की जनता यह समझ चुकी है
कि बीजेपी के तरफ से यह एक जुमलाबाज पार्टी है, यहाँ की जनता सब जान चुकी है। और भैया मैं तो कह रहा हूँ सबको बाहर निकाला जा रहा है। आप ये लोग तो जो मुझे है पता नहीं श्रीवास्तव जी क्यों आपके लिए बैठे हैं यहाँ पर होने के लिए, लेकिन श्रीवास्तव जी के कार्यकर्ताओं को तो खुद गाँव से बाहर निकाल दिया, केवल क्योंकि वो हिंदू धर्म चाहते थे, उनको भी गाँव से बाहर निकाल दिया। पूछिए आप उनसे, आप पूछ के देखिए उनसे, नहीं निकाला तो बताइए क्या स्थिति है, बताइए। लोगों को बचाइए, लोगों को ऑक्सीजन दीजिए, लोगों को जो है उचित अन्य राज्यों में इलाज की व्यवस्था करिए, छोड़िए सब ऑक्सीजन तो दीदी जी ने गई थी, ऑक्सीजन के चलिए हम राज्य पर रख के गई थी वहाँ पे। सवाल यहाँ पर और बहस यहाँ पर सीबीआई के इस कदम पर होती रहेगी। विजय मिश्रा जी आप भी थोड़ा विराम दीजिए, राजीव जी आप भी थोड़ा विराम दीजिए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहस में वक्त मेरे पास इतना ही था, लेकिन चलते चलते देश की बहस में हमने जो सवाल पूछा था उसके बारे में दर्शकों का क्या कहना है ये देखते हैं। हमने पूछा था क्या सीबीआई की कार्रवाई पर राजनीति करना उचित है, ये सवाल पूछा था। आइए देख लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए क्या जवाब हमें मिले हैं। 80% लोगों का कहना है नहीं। क्या सीबीआई की कार्रवाई पर राजनीति करना उचित है? 80% लोगों का कहना है नहीं और 20% का कहना है हाँ। देश की बहस में आज के लिए इतना ही।